हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलाम का नियम। जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्या बात की थी, आवेश क्या होता है। तो आवेश क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेशों में किस तरीके से आकर्षण एवं प्रतिकर्षण कार्य करता है। आज के लेक्चर में, जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि जो सजातीय आवेश हैं यानी कि प्लस और प्लस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण होता है उनके बीच में। और जो दूसरे तरीके का आवेश है यानी कि उल्टे आवेश, जैसे प्लस माइनस हो या फिर आप इसको कर लीजिए कि माइनस और प्लस हो, तो इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी कि एक दूसरे को ये अपनी ओर खींचते हैं। आकर्षण का मतलब है कि पुश और प्रतिकर्षण का मतलब है पुल। इतना तो हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। लेकिन इतने से हमें ये नहीं एक्चुअल में पता चल पाता है कि इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो उसका परिमाण है उसके बारे में हमें एक्चुअल जानकारी यानी कि वास्तविकता जो है वो हमें पता नहीं चल पाती है। तो दो आवेशों के मध्य में जो वास्तविक बल कार्य करता है उसका क्या परिमाण होता है, वो आवेशों पर किस तरीके से निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसको देखने के लिए 1785 ईस्वी में जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं कूलाम, इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने पाया कि अगर हमारे पास में दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, मान लीजिए ये किसी वायु में रखे हुए हैं, वायु में उपस्थित हैं, तो उनके बीच एक बल कार्य करेगा और वो जो बल होगा F। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि जो कि हम लोग इस पूरी यूनिट को हमने नाम दिया है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी है। यानी कि यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं वो स्थिर होगा। और स्थिर कौन सी चीज़ होगी, यानी कि जो चार्ज होगा हमारे पास में, जो आवेश है, वो आवेश कैसा है दोस्तों, आवेश हमारा जो है वो स्थिर है। यानी कि ये जो आवेश है वो गति नहीं कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरी यूनिट के लिए। तो इन्होंने बताया, इनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि दो स्थिर आवेशों, तो कूलाम ने ये बताया कि अगर हमारे पास में दो स्थिर आवेश हैं Q1 और Q2, तो उन दोनों स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, इसको इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। अब वैद्युत बल कैसा हो सकता है आपके पास में, आकर्षण का भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी बल हो सकता है। तो वैद्युत बल में दो गुण होते हैं, दो तरीके का जब वैद्युत बल होता है, आकर्षण का भी होगा या फिर क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा। ठीक है, तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत बल दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, मान क्या होंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो आवेश हैं, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया है, तो उन दोनों आवेशों के जो मान होंगे, यानी कि जो Q1 मान होगा और Q2 मान होगा, तो इन दोनों के मानों के गुणनफल के क्या हो गया, ये समानुपाती हो गया। पहले समीकरण बन गई। फिर क्या बताया इन्होंने, दूसरा ये बताया कि जो दूरी होगी दोनों के बीच की, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर ये दो निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष निकाला कि जितना ज़्यादा आवेश होगा, यानी यूँ कहें कि जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और जो बल है वो दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब अगर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा Q1 Q2 बटे r²। और अब यहाँ याद रखिए कि जो ये है अनुक्रमानुपाती नियतांक, ये इसको समानुपाती चिन्ह कहते हैं। और जब इसको हटाया जाता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है और ये कांस्टेंट प्रयोगों के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है।
तो इस तरीके से एक समीकरण बन जाएगी और ये है आपका कूलाम्ब का नियम। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये एप्सिलॉन 0 क्या आ गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है वो 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम्ब स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की। और ये क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है ये पूरा। और इस नियतांक को क्या किया गया है, प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किया गया है। अब हमारा जो मेन है वो ये है कि ये जो एप्सिलॉन 0 है वो क्या है। तो एक बार फिर से हम कूलाम्ब के नियम को समझ लेते हैं कि कूलाम्ब का नियम क्या है। तो कूलाम्ब के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो स्थिर आवेशों के मध्य, ये याद रखिएगा कि आवेश कैसे हैं, स्थिर आवेश है। तो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि समानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि जो समानुपाती है इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ए एक राशि है और वो बी के क्या है, समानुपाती। इसका मतलब है कि अगर बी बढ़ रहा है तो ए भी बढ़ेगा और अगर बी घट रहा है तो ए भी घटेगा। समानुपाती का मतलब होता है दोस्तों साथ साथ, यानी कि अगर एक साथी उस रास्ते से जा रहा है तो दूसरा भी उसी रास्ते से जाएगा। एक 10 रुपये कमा रहा है तो दूसरा भी क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके रुपीस बढ़ेंगे। यानी कि इसका अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रहा है तो इसका भी क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर इसका घट रहा है तो इसका भी घटेगा। ये होता है समानुपाती का मतलब, यानी कि इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। और एक जो दूसरी चीज़ है वो है व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी है P और वो Q के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है 1/समथिंग हो जाएगा, 1/, कुछ होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर P हमारा बढ़ रहा है तो Q क्या हो जाएगा, घट जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और अगर दूसरा घटेगा तो जो पहला वाला है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है। अब इसी को अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारा फोर्स है यानी कि जो बल है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, डिस्टेंस के। यानी कि दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा, घटेगा। ये आपको ध्यान देना है। कौन सी चीज़ बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा और अगर आवेश बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, आवेश बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो बल घटेगा, दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा और दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में दो आवेश हैं जो बहुत दूरी पर हैं तो उनके बीच बल कम लगेगा और अगर पास पास में है तो उनके बीच बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि जो एप्सिलॉन 0 है वो क्या है। तो एप्सिलॉन 0 जो है दोस्तों, इसको कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। ये एक नियतांक है बेसिकली और इसका नाम है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इसको कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है दोस्तों। ये मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 है और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। अभी जो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में जो बिंदु आवेश हैं वो कहाँ पर उपस्थित है, निर्वात में या वायु में। अब मान लीजिए कि ये जो दोनों के दोनों आवेश हैं वो हमने किसी पानी में रख दिए या किसी ऐसे माध्यम में रख दिए जहाँ पर वायु नहीं है। तो उस केस में हमारा ये जो एप्सिलॉन 0 होता है ये किसके लिए हमने बताया था, निर्वात के लिए बताया था। लेकिन अगर इस एप्सिलॉन 0 को हमने क्या किया, यहाँ पर निर्वात है, अगर दो आवेश निर्वात में रखे हैं या वायु में रखे हैं तो वहाँ पर एप्सिलॉन 0 होगा। लेकिन अगर किसी माध्यम में रख दिए हैं, जैसे मान लीजिए माध्यम में रख दिए हैं या यूँ कहें कि जो दोनों आवेशों के बीच है कोई माध्यम भर दिया गया है, जैसे मान लीजिए कागज़ भर दिया गया इसके अंदर या लकड़ी भर दी गई है या पानी भर दिया गया है, कुछ भी मतलब हवा के अतिरिक्त कोई भी ठोस मटेरियल या कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, तो उस केस में हमारा जो एप्सिलॉन 0 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। 0 का मतलब है जीरो। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि शून्य जो है अंतरिक्ष का एक पर्यायवाची शून्य भी होता है। ठीक है, तो उस शून्य को ही ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष क्या होता है, निर्वात होता है। और यहाँ पर 0 नहीं, इसका मतलब ये अंतरिक्ष को नहीं किसी माध्यम को प्रदर्शित
कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अब हमारा जो बल होगा वहाँ पर क्या था, एफ डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्साइलन हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, इप्साइलन 0 था, और अब क्या हो जाएगा, इप्साइलन हो जाएगा, और Q1 Q2 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दूरी उतनी ही लिखी जैसे हमने पहले लिया था। तो सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, इप्साइलन चेंज हो जाएगा। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ यहीं पर कि एक वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं परावैद्युतांक, या इसको हम कहते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता या सापेक्ष वैद्युतशीलता। तो सापेक्ष वैद्युतशीलता क्या होती है दोस्तों, इसको इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता है वो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता इसके अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इप्साइलन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इप्साइलन 0 हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि जो फोर्स होता है, यानी कि जो बल है किसी माध्यम में उपस्थित कणों के बीच जो लगने वाला बल है वो होता है 1/4 पाई इप्साइलन, और हमने बताया कि इप्साइलन किसके बराबर हो गया, के इप्साइलन 0 के। तो इस तरीके से हमारा जो बल होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई के इप्साइलन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्साइलन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और ये हमारा 1/k जो है वो बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि ये वाला जो बल है हमारा, ये वही बल है जो निर्वात में उपस्थित कणों के बीच में लग रहा था। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एफ डैश होगा वो निर्वात में लगने वाले बल से 1/k हो जाएगा, यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी कण निर्वात में उपस्थित है तो उसके लिए के जो होता है 1 हो जाता है। अगर निर्वात में उपस्थित है जो बल लगेगा वो एफ लगेगा, लेकिन अगर किसी परावैद्युत माध्यम में है तो उसके लिए हमारा के जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि जो एफ डैश होगा वो एफ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में जो दो बिंदु आवेश हैं वो अगर हवा के अतिरिक्त किसी माध्यम में उपस्थित हैं, किसी मीडियम में उपस्थित हैं, जैसे मान लीजिए दोनों को आवेशों को आप किसी पानी में रख दो और दूरी सेम रहे, सब कुछ सेम रहे, तो उनके बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है उसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, क्योंककि जो वाटर है उसके लिए के का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 2 हो गया तो एफ डैश इक्वल्स हो जाएगा F/2, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 इंटू एफ। तो एफ डैश हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश विल बी लेस देन कैपिटल एफ हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो हमारा कूलाम्ब का नियम है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि वो दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है। दूसरी चीज़ ये है हमारे पास में कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और साथ ही साथ इसी में एक और चीज़ जोड़ लीजिए, वो ये है कि निर्वात या किसी माध्यम की जो परावैद्युतांक है उस माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल क्या होता जाएगा दोस्तों, घटता जाएगा। तो 2 हमने पढ़ लिए थे, ये तो कूलाम्ब के नियम के अनुसार ही था, और तीसरा वाला एक एक्स्ट्रा फैक्टर है जो ये बताएगा कि उस माध्यम में किस तरीके से हमारा जो बल है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो ये कूलाम्ब का नियम है, एक बार फिर से देख लेते हैं कूलाम्ब का नियम क्या होता है। तो कूलाम्ब के नियम के अनुसार 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के मानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती मैंने बता दिया क्या होता है, साथ साथ, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। फिर समानुपाती एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, फिर दोनों को कंबाइन कर दीजिए, फिर ये जो कंबाइन है यानी कि जो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती का जो नियतांक जो साइन है, चिन्ह है, उसको हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है। इस नियतांक का मान मैंने बता दिया क्या होता है। और फिर इप्सिलॉन 0 क्या है, इप्सिलॉन 0 के बारे में हमने डिस्कशन किया कि इप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, और इसका मान क्या होता है वो भी देख लिया। अब हमने बताया कि अगर माध्यम हो जाए, निर्वात की जगह पर दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो वहाँ पर इप्सिलॉन हो जाएगा, और उसके बाद हमने धीरे धीरे इसको सॉल्व किया और ये देखा कि माध्यम का परावैद्युतांक जिस तरीके से बढ़ता चला जाएगा उसी तरीके से जो बल है हमारा वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो हमारा जो बल है बेसिकली वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दोनों आवेशों के मानों पर, दोनों के बीच की दूरी पर, और उस माध्यम के परावैद्युतांक पर, यानी कि जिस माध्यम में वो चार्ज रखे हुए हैं उसका परावैद्युतांक कितना है। इन 3 फैक्टर्स पर हमारा जो वैद्युत बल है वो निर्भर करता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कूलाम्ब के बल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। कूलाम्ब का नियम जो है इसका जो वेक्टर मॉडल है, कूलाम्ब के
नियम का सदिश रूप। कौन सा रूप देखेंगे दोस्तों? सदिश रूप। तो वैसे तो 11th क्लास में जो वेक्टर एडिशन है वो पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको रिवीजन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर वेक्टर एडिशन यानी कि सदिश योग के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में आप इसको याद रख सकते हो। तो इसको कैसे याद रखते हैं? मान लीजिए हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक कैसा वेक्टर है दोस्तों? बी वेक्टर है। तो अगर ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और ये किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित है, जैसे मान लो ये हो गया ओ पी और ये क्या हो गया ओ पी क्यू। क्या है हमारे पास में? एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दो भुजाएं ओ पी और ओ क्यू, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रदर्शित कर रही है। एक ए वेक्टर को प्रदर्शित कर रही है और दूसरी बी वेक्टर को प्रदर्शित कर रही है। तो ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास में कोई त्रिभुज है और उसकी दो भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को प्रदर्शित करें, ठीक है, तो उनकी जो तीसरी भुजा होगी वो उसके सदिश योग को प्रदर्शित करेगी। अब उसकी दिशा क्या होगी वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक ए वेक्टर है, इसकी दिशा क्या है? ओपी। ए वेक्टर हमारा जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस के बाद, और बी जो है वो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? दोनों का सदिश योग लेना है। तो सबसे पहले ये बता दिया गया, इसको थोड़ा इस तरीके से आप समझिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास में एक ए वेक्टर है और ओ है, ये पी हो गया, क्यू हो गया, इसकी दिशा क्या हो गई? ओ ए डायरेक्शन हो गई और इसकी डायरेक्शन हो गई ओ क्यू डायरेक्शन। तो देखिए इसका नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास में दो संलग्न भुजाएं हैं, जैसे मान लीजिए एक ए है और एक सॉरी ओपी है और एक ओ क्यू है, तो ए वेक्टर और इसको मान लीजिए आर वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर और आर वेक्टर की दोनों की दिशाएं कैसी हैं आपके पास में? समान दिशा है, ठीक है। और जो बी वेक्टर है उसकी दिशा आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों के क्या है? विपरीत है। सॉरी दोस्तों, वेक्टर योग का त्रिभुजी नियम है ये, इसको कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर हमारे पास में कैसा है? बी वेक्टर है। ये मान लीजिए एक ए वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया और एक हो गया आपके पास में बी वेक्टर। तो इनका जो योग होगा वो, जैसे मान लो एक हमारा ओ हो गया, ये पी हो गया और ये क्या हो गया? क्यू हो गया। यानी कि ओ पी वेक्टर ए को प्रदर्शित कर रहा है और पी क्यू वेक्टर जो है वो बी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें जो इसका योग लिया जाता है वो कैसे लेते हैं देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ओ ए की डायरेक्शन हो गई हमारे पास में काउंटर क्लॉकवाइज, इसी तरीके से पी बी की डायरेक्शन भी काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो अगर किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को प्रदर्शित करें तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा, ये दो भुजाएं हो गई 1 2, तो तीसरी भुजा उनके सदिश योग को प्रदर्शित करेगी, लेकिन उनके दिशा के क्या होगी? विपरीत होगी। यानी कि ये दोनों सदिश कैसे चल रहे थे? काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे जा रहे थे, तो ये वाला जो है उसके विपरीत यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप इस तरीके से ये जो आर वेक्टर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। यही दोस्तों क्या है? सदिश योग का नियम है और इस योग के नियम को आपको याद रखना है। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक ये भुजा और एक ये भुजा, पहली ये दूसरी ये, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर दो सदिशों को प्रदर्शित करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उनके सदिश योग को प्रदर्शित करेगी, लेकिन उनकी दिशाओं के विपरीत होगी, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों सदिश हैं वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर मान लीजिए ये बी है, इसकी दिशा बदल जाए तो अब ये बी की दिशा बदल जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। तो फिर उसके आर जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? उनके जो है घटाने को प्रदर्शित करेगा, नहीं उनके सब्सट्रैक्शन को प्रदर्शित करेगा। बेसिकली अभी आपको यही याद रखना है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो संलग्न भुजाएं और एक ही दिशा में हो दोनों, जैसे मान लो ये यहाँ से गया फिर ये यहाँ गया, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं किसी दो सदिशों को प्रदर्शित करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उनके योग को प्रदर्शित करेगी। यही आपका सदिश योग का नियम, यही हम अप्लाई करने वाले हैं इन केस ऑफ कूलॉम के नियम में। तो मान लीजिए हमारे पास में एक बिंदु आवेश है Q1, ये हमारा मूल बिंदु है, ये x अक्ष है और ये y, ये तो आप जानते ही होंगे, बेसिक है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि Q2 आवेश। अब यहाँ पर कुछ नोटेशंस आपको नोट करने हैं, जैसे कि R21, तो R21 वेक्टर क्या प्रदर्शित करता है और R12 वेक्टर क्या प्रदर्शित करता है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इनकी बातें क्या है, मतलब ये R12 क्या है और R21 क्या है। R21 जो है वो है Q2 का
Q1 के सापेक्ष सदिश। किसके सापेक्ष? बाद वाले के सापेक्ष। इसी तरीके से Q1 R12 क्या है? इसका इसके सापेक्ष, यानी कि Q1 का Q2 के सापेक्ष सदिश। ये इनके नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। अब मान लीजिए O है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? R2। अब देखिए सदिश योग का नियम बनेगा आपको। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? सदिश रूप निकालना है। तो इसका मतलब है हमें कोई एक सदिश रूप निकालना पड़ेगा बल का। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। किसके कारण? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो किस पर लग रहा है उसको पहले लिखेंगे। जैसे Q1 पर लग रहा है तो उसको पहले लिखा जाएगा 1, और किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण। तो 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल उसको लिखेंगे F12। तो F12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Q2 के कारण Q1 पर बल। Q2 के कारण Q1 पर बल, और यहीं पे होगा 2-1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Q1 के कारण Q2 पर बल। ये चार चीजें आप याद रख लीजिए, सदिश योग का नियम आपको समझ में आ जाएगा। F12 है तो 2 के कारण 1 पर बल, 2-1 है इसका मतलब 1 के कारण 2 पर बल। जो बाद में लिखा हुआ है उसके कारण जो पहले लिखा है उस पर लगने वाला बल। ये आपको बहुत जरूरी समझना है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आप समझ लेंगे कि F12 क्या प्रदर्शित कर रहा है, F21 क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो सारी कहानी यहीं पर हो जाएगी। अब सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं? F12 निकालने वाले हैं। F12 क्या है? 1 पर 2 के कारण बल, 2 के कारण 1 पर बल, यानी कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो Q2 कहाँ है दोस्तों? ये है, और Q1 कहाँ है? यहाँ पर है। तो हम क्या करने वाले हैं? Q2 के कारण Q1 पर बल। इसका मतलब हमें दिशा कहाँ से लेनी होगी? Q2 से Q1 की ओर। किसकी ओर? Q2 से Q1 की ओर दिशा लेनी होगी, यानी कि Q2 का Q1 के सापेक्ष हम सदिश लेने वाले हैं। तो किसका लेंगे? तो सबसे पहले निकालेंगे F12। तो F12 क्या है दोस्तों? 2 के कारण 1 पर बल। अब जिसके कारण जिस पर बल ले रहे हैं, अब किस पर बल ले रहे हैं? 1 पर बल। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? जिसके कारण निकाल रहे हैं 2 के कारण, तो जिसके कारण बल ले रहे हैं उसी के सापेक्ष हम Q1 का क्या ले लेंगे दोस्तों? विस्थापन ले लेंगे। तो Q2 हमारे पास में कहाँ है? यहाँ पर है। Q1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो Q2 से Q1 की ओर दिशा हो जाएगी। कहाँ से किस दिशा हो जाएगी? Q2 से Q1 की ओर। तो ये हो जाएगा आपके पास में R12 वेक्टर। क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर। अब इसको कैसे निकालते हैं? अभी वही त्रिभुज का नियम बता दीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया R2 वेक्टर, और ये हो गया आपके पास में R1 वेक्टर। ठीक है। हाँ, तो सॉरी दोस्तों, मतलब R1 ये अगर हमारे पास में है और ये क्या है? R2 है। तो R12 क्या होगा? Q1 से Q2 की ओर इसकी दिशा होगी, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाएगा? Q2 के सापेक्ष Q1 का सदिश वेक्टर। ये थोड़ा सा बस समझना है आपको। तो R12 क्या है? Q1 से Q2 की ओर दिशा होगी। तो Q1 से Q2 की ओर दिशा का मतलब है ये होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस। अब इसमें देखिए, ये R1 वेक्टर हो गया आपके पास में, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R12 वेक्टर को। तो ये दो भुजाएं हो गई, और ये तीसरी भुजा इसके विपरीत है। इसका मतलब ये हो गया कि R2 वेक्टर जो होगा वो बराबर हो जाएगा इस वेक्टर के और प्लस R12 वेक्टर। ठीक है। तो R12 क्या प्रदर्शित करेगा आपके पास में? दिस इज जस्ट R2 माइनस R1। ये आपका हो जाएगा। ठीक है। हाँ, हमारे पास में ये हो गया R12 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। तो अब हमें बल निकालना है दोस्तों। तो बल क्या होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर हो जाएगा, और वेक्टर कौन सा लेंगे? R12 कैप। तो हमें दोस्तों क्या करना है? कैलकुलेट F12 किसके कारण बल लगा रहे हैं? 2 के कारण 1 पर बल लग रहा है। तो जिसके कारण बल लग रहा है 2 के कारण
1 पर बल, लेकिन दिशा कहाँ से लेंगे, Q1 से Q2 की ओर दिशा। भाई 2 के करंट लग रहा है तो दिशा Q1 से Q2 की ओर ली जाएगी। तो क्या दिशा हो जाएगी आपकी R12 कैप। और कैप क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ए वेक्टर होता है, इस वेक्टर को लिखने का तरीका होता है इसका जो परिमाण है और इसकी दिशा को हम ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ए कैप क्या हो जाता है, बेसिकली ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बल जो लग रहा है A1 पर, उस पर दिशा कहाँ से लेंगे, 1 से 2 की ओर। तो सीधी सी बात है R12, तो R12 क्या प्रदर्शित कर रहा है, Q1 से Q2 की ओर दिशा हो जाएगी। तो इसका सदिश योग आप ऐसे लिख सकते हो कि R1 प्लस R12 बराबर क्या हो जाएगा आपका R2 वेक्टर, यानी कि R12 बराबर होता है R2 माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि F21 वेक्टर निकालें, F21 दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 के कारण 2 पर बल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2 के कारण 1 पर बल अगर निकालना है आपको, तो मान लीजिए ये आपका Q1 है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, पिछले वाले में अगर कन्फ्यूज़न है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में Q1, ये क्या हो जाएगा, किस समय क्या बताया मैंने, 1 के कारण 2 पर बल, किसके कारण, 1 के कारण 2 पर बल। तो किस पर बल लग रहा है, 2 पर। तो दिशा कहाँ से लेंगे हम, 2 से 1 की ओर दिशा, किससे किसकी ओर दिशा लेंगे, 2 से 1 की ओर दिशा ली जाएगी, यानी कि दिशा हो जाएगी हमारी ये 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर। जिस पर बल लग रहे हैं, जिस पर बल ले रहे हैं उससे, और जिसके कारण लग रहा है उसकी ओर दिशा, जिस पर लग रहा है उससे, जिसके कारण लग रहा है उसकी ओर दिशा लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम सदिश योग का नियम लगाएंगे तो हमारा R2 वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा, ये R21 वेक्टर हो जाएगा, और इसके क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। भाई सदिश योग लगा दीजिए सीधे सीधे। ये हो गया O, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, तो OA और प्लस AB, और इसकी दिशा क्या है, त्रिभुज की तीसरी भुजा को प्रदर्शित कर रहा है और इसकी दिशा इन दोनों की दिशाओं के विपरीत है। तो इसका मतलब ये जो R1 वेक्टर होगा हमारा, ये R2 वेक्टर और प्लस R21 वेक्टर के योग के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है R21 वेक्टर जो होगा हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब अगर हम R21 वेक्टर का कैप लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर यानी कि A वेक्टर बटे R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो दिशा कैसे निकालोगे, यानी कि अगर आपको निकालना है F21 वेक्टर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा आपका। दिशा क्या हो जाएगी, R21 कैप। कहाँ से की सर दिशा, 2 से 1 की ओर दिशा हो जाएगी। तो ये दो एक्सप्रेशन आपके पास बन गई। R21 कैप हो गया, पहली वाली एक्सप्रेशन हमने देखी कि यहाँ पर F12 था तो F12 कैप हो गया। अब एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि R12 कैप जो है, या R12 वेक्टर की अगर हम बात करें तो R12 वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर है, और R21 वेक्टर जो है वो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि R21 वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ R12 वेक्टर के बराबर है। ध्यान से देखिए, बस इसमें बस जस्ट माइनस ले लीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ यहाँ पर प्लस है, और जहाँ पर यहाँ पर प्लस है वहाँ पर, यानी कि अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो जस्ट हम एक दूसरे को पा जाएंगे। और ये जो R कैप होता है ये भी बेसिकली R वेक्टर ही होता है, क्योंकि ये जो परिमाण है ये तो एक फिक्स नंबर होता है, जैसे 4 होगा 5 होगा तो इसमें कोई दिशा नहीं है, तो जो R कैप होगा वही R वेक्टर की दिशा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो F12 वेक्टर है जो कि हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R12 कैप। F21 वेक्टर जो है हमारा ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और R21 कैप। अब ये R12 और R21 कैप में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि जो F12 वेक्टर है उसमें हमारा अगर माइनस आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर हो जाएगा F21 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि जो 2 के कारण 1 पर बल लग रहा है उतने ही परिमाण का बल 1 के कारण 2 पर भी लग रहा है, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि Q1 के कारण जो Q2 पर बल लग रहा है उसकी दिशा है Q2 से Q1 की ओर, और जो Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है उसकी दिशा है Q1 से Q2 की ओर। जिस पर लग रहा है उससे दिशा होगी और जिसके कारण लग रहा है उसकी ओर। दिशा हमेशा ऐसे लेनी है कि जैसे मान लो A के कारण लग रहा है B पर बल, तो जिस पर लग रहा है उससे दिशा ली जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, जिससे लग रहा है ना बल, जिस पर लग रहा है उस पर उसके दिशा होगी उससे
और जिसके कारण लग रहा है उसकी ओर हो जाएगा। तो बस दिशाएं बदल जाती हैं। जैसे मान लो बी से ए की ओर लग रहा है तो दिशा होगी ए से बी की ओर, और ए से बी पर लग रहा है तो दिशा होगी बी से ए की ओर। तो दिशाएं जस्ट विपरीत हैं, लेकिन दोनों का जो परिमाण है वो क्या है, बराबर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हो गया न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका मतलब है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का क्या नियम है, यानी कि दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर समान बल लगाती हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। यानी कि अगर ए जो है वो बी पर क्रिया करेगा तो यहाँ पर एक प्रतिक्रिया भी होगी, और जो क्या होगी दोस्तों, उसके वैल्यू के बराबर होगी तथा दिशा में क्या होगी, विपरीत होगी। तो इसका मतलब यह है कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। अब कूलाम के नियम के बारे में अगर हम देखें तो कूलाम के नियम की सीमाएं हम देख लेते हैं, यानी कि इसकी जो कमियां हैं वो क्या। पहली इसकी कमी यह है कि ये सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। यानी कि अगर हमारे आवेश जो है वो गतिमान हो जाएंगे तो वहां पर हमारा कूलाम का नियम सत्य नहीं होगा। दूसरा ये है कि जब तक हमारा जो F है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है तब तक ये नियम सत्य है, और जैसे ही हमारा बल जो है वो इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ से विचलित होने लगा तो हमारा जो ये कूलाम का नियम होगा वो काम नहीं करेगा। यानी कि नाभिक के अंदर जो है हमारा ये कूलाम का नियम जो है काम नहीं करता है। नाभिक के अंदर कूलाम का नियम काम नहीं करता है। ये परमाणु डिस्टेंस यानी कि नाभिक के बाहर सत्य है, और जहाँ तक सत्य है, जहाँ तक F जो है 1 और R स्क्वायर से वैरी करता है, बदलता है। तो ये दो इसकी सीमाएं हैं, यानी कि दो कमियां हैं जहाँ पर ये वैलिड नहीं होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना, और सदिश रूप आपको याद रखना है, जो कि बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको दोबारा से समझा सकते हैं। अब इसका जो लास्ट है वो आपका ये देख लीजिए कि एक अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत, और ये बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप समझ लीजिए। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे हम अभी तक दो आवेशों की बात कर रहे थे, अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे आवेश हो। मान लीजिए हमारे पास में एक Q1 आवेश है ये, और इसी तरीके से बहुत सारे आवेश हैं। मान लीजिए Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, इसी तरीके से बहुत सारे आवेश हैं, Q5 है, और ये क्या है आपके पास में Qn आवेश है। तो किसी इस नियम के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, अब किस पर लग रहा है बल, 1 पर लग रहा है। तो हमने बताया कि 1 पर लगने वाला जो बल है उस निकाय में उपस्थित सभी बलों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो F1 पर F12 के कारण जो बल लग रहा है वो, F1 पर F3 के कारण जो बल लग रहा है वो, F1 के कारण F4 पर के कारण जो बल लग रहा है, इसी तरीके से F5 के कारण जो बल लग रहा है, और F1n यानी कि nवें आवेश के कारण जो बल लग रहा है, उन सब को जोड़ दीजिए तो हम टोटल बल निकाल सकते हैं 1 पर लगने वाला बल। किसी निकाय में उपस्थित किसी आवेश पर लगने वाला जो बल है उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के द्वारा अलग अलग जो बल लग रहा है उस आवेश के ऊपर, उन सब का सदिश योग जो होगा वही उस बिंदु पर लगने वाला टोटल बल होगा। यानी कि किसी आवेश पर लगने वाला बल उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत सिंपल सा है कि अलग अलग आवेशों के कारण किसी बिंदु पर लगने वाला बल उन सबके सदिश योग के बराबर होता है। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसमें लास्ट जो बचता है वो ये है कि हमारा जो Fe है यानी कि जो कोलम्बिक फोर्स है और हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसमें क्या क्या अंतर होता है। पहला अंतर यह है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा वो मास पर डिपेंड करता है, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और जबकि हमारा Fq है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा E पर निर्भर करता है, यानी कि आवेश पर निर्भर करता है। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि जो हमारा Fg है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। कहीं भी हो, निर्वात में हो चाहे पानी में हो, उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो हमेशा समान रहेगा। लेकिन जो हमारा ये Fq है यानी कि जो कोलम्बिक बल है वो माध्यम पर दोस्तों क्या करता है, निर्भर करता है। मैंने अभी बताया आपको कि माध्यम जैसा रहेगा उस हिसाब से हमारा बल परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा ये है कि हमारा जो Fg है वो हमारा कोलम्बिक बल से 10⁻43 गुना कम लगता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो कोलम्बिक बल है वो Fg से 10⁻43 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हैं इन दोनों बलों के बीच में। इसी तरीके से आप प्रोटॉनों के लिए भी निकाल सकते हो। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन दी
मतलब गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम्बिक बल। तो आप आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, मान लीजिए वेक्टर एडिशन से संबंधित है या कोई भी समस्या है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।